वेलकम दोस्तों, मैं शुभम झा स्वागत करता हूँ आपका इस चैनल पे। आज जो हम चैप्टर लेने वाले हैं वो उसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, और ये जो लेक्चर है वो है 5th। ठीक है, तो हम लोग 5th देखेंगे इसी चैप्टर से। ठीक है, तो चलिए कुछ नया सीखते हैं। ठीक है, कुछ नया सीखते हैं, कुछ नया समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। ओके दोस्तों, सो सवाल कुछ ऐसा है। ओके, लेट मी एडजस्ट इट। ओके, अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा। तो कुछ सवाल है जिसका हम जवाब देने की कोशिश करेंगे और धीरे धीरे सीखते चले जाएंगे। ओके, तो सवाल क्या है सर? अ स्टैटिक ऑब्जेक्ट डजंट मूव विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। बहुत ही सही सवाल है। कैसे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। ये एक ऑब्जेक्ट है, दिस मार्कर इज ए ऑब्जेक्ट, इज इट राइट? या इट्स राइट सर। Why is this marker not moving? Because it's stationary sir, no force is acting on it. Now if I apply a force, it start moving. Why? This is a question. We will try to answer it. Let's try another question. तो दूसरा क्वेश्चन है, the force which is sufficient to lift a book is not sufficient to lift a table. Right? Suppose करो ये जो मार्कर है इसको मैं इतने फोर्स से उठा ले रहा हूँ। ओके, बट नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये जो भी है तो वो ज़्यादा ही हो जाएगा, बट अब ये स्केल है। ठीक है, अब स्केल का वजन अगर ज़्यादा होगा सपोज करो, तो मैं इसको नहीं उठा पाऊंगा, उतने ही फोर्स से मैं इसको नहीं लिफ्ट कर पा रहा हूँ। वाई? तो विल ट्राई टू आंसर। बट यहाँ पे सिंपल सी बात, बोलने वाली बात, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा था? फोर्स विच इज सफिशिएंट टू लिफ्ट अ बुक इज नॉट सफिशिएंट टू लिफ्ट अ टेबल। वही फोर्स टेबल को लिफ्ट नहीं कर पाएगा, टेबल का मास शायद ज़्यादा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ नया सीखते हैं। Fruits on a tree fall down when its branches are shaken. जब एक पेड़ का जब ब्रांच, डाली, ठीक है, को हिलाया जाता है तो उसमें से जो फ्रूट्स है वो नीचे गिर जाते हैं। वाई? ठीक है। और इलेक्ट्रिक फैन कीप्स ऑन रोटेटिंग फॉर सम टाइम आफ्टर इट स्विच ऑफ। आपके घर में जो पंखा होगा ना सर, उसको जब आप बंद कर देते हो फिर भी वो कुछ देर तक घूमता रहता है, फट से नहीं रुकता। क्यों? इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। इन सारे सवालों का जवाब न्यूटन ने दिया था। ठीक है, और न्यूटन के कितने लॉज ऑफ मोशन है? न्यूटन के सर 3 लॉज ऑफ मोशन है। कभी भी आज के बाद आपसे कोई भी पूछे कि न्यूटन के कितने लॉज ऑफ मोशन है, तो आप बोलोगे कि न्यूटन के 3 लॉ ऑफ मोशन है, और हम लोग उन सारे लॉ को अब एक एक करके देखते हैं। बट बिफोर गोइंग टू दैट लॉ, हम लोग समझ लेते हैं कि बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है। मैंने बहुत ही सिंपल शब्दों में लिखा है कि बैलेंस फोर्स मतलब होता है कि दोनों तरफ सेम होगा, लेकिन क्या होगा? दोनों तरफ इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स होगा। फोर्स की जो मैग्नीट्यूड होगी ना, वो दोनों तरफ से सेम होगी। ठीक है। अनबैलेंस फोर्स मतलब दोनों तरफ सेम नहीं होगा। वेरी सिंपल, राइट? चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और इसी चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एग्जाम्पल कुछ ऐसा है। मैं जानता हूँ कि आप सब अंत तक बने रहोगे इस वीडियो में और आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो सपोज कर लो कि ये एक लाइन है। ओके दोस्तों, यहाँ पे एक टीम है। ओके, यहाँ पे एक टीम है 4 लोगों की, और यहाँ पे एक टीम है 2 लोगों की। ठीक है, ये भी सब पावरफुल लोग हैं, ये दोनों भी पावरफुल हैं। दे आर प्लेइंग अ गेम कॉल्ड एज टग ऑफ वॉर। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड एज टग ऑफ वॉर। इनके बीच में एक रस्सी है, जो दोनों टीम जिसने भी आगे निकाल दिया उसको, वो जीत जाएगी। यू नो दैट गेम। अगर ये रस्सी बीच में रह रहा है मतलब क्या है? सपोज कर लो कि इसके बीच में जो भी चीज़ बांधा हुआ है, ठीक है, एक कलर का कपड़ा बांधा हुआ है, अगर वो बीच में रहा है दैट मीन्स कि बोथ द टीम इज अप्लाइंग सेम फोर्स। अगर 2 कंडीशन हो सकता है, कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2। ठीक है, अगर ये जो लाल कपड़ा है ये अगर बीच में रह जाता है तो कंडीशन 1 सेम फोर्स। तो अब ये क्या हो जाएगा? यहाँ से जितना फोर्स लग रहा है, यहाँ से जितना फोर्स लग रहा है, बैलेंस हो जा रहा है। मगर सपोज कर लो कि यहाँ पे लोग ज़्यादा है तो ज़्यादा ताकत लगाएंगे तो ये इस तरफ आने लगा। ठीक है, ये इस तरफ ट्रैवल करने लगा। दैट मीन्स कि अनबैलेंस्ड है ये। ठीक है, अनबैलेंस्ड मतलब एक तरफ ज़्यादा है सर। तो आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ओके दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू रिमेन एट रेस्ट और इन स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन along a straight line
अनलेस एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट ऑन इट। सीधी भाषा में न्यूटन फर्स्ट लॉ सर इनर्शिया के बारे में बात करता है। क्या है इनर्शिया? कुछ ही समय पहले मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि ये वाला मार्कर कब तक यहाँ पे रहेगा, ये तब तक शायद वहाँ पे रहेगा जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगा, राइट। तो यही हो गया इनर्शिया कि ये अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को या फिर स्टेट ऑफ मोशन को होल्ड करके रखेगा, तो इसको ये कहते हैं इनर्शिया। आई होप कि आप लोगों को न्यूटन का फर्स्ट लॉ समझ में आ गया होगा। एनी ऑब्जेक्ट कैन रिमेन इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन अंटिल अनलेस इट इज एक्टेड अपॉन बाय अ एक्सटर्नल फोर्स। चलिए दोस्तों फिर समझते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, ये लॉ सुनने में थोड़ा सा अलग ही है, कुछ लोगों को तो अलग ही लग जाता है। तो यहाँ तक मैंने जो भी लिखा है ना वो लॉ नहीं है, ठीक है। यहाँ तक जो भी मैंने लिखा है मैंने कुछ प्लॉट कर रहा हूँ मैं न्यूटन सेकेंड लॉ को समझाने के लिए, ठीक है। लॉ क्या है सर? लॉ बड़ा ही सिंपल है सर। लॉ कुछ नहीं है, फोर्स इज इक्वल टू मा। ये लॉ बोला था न्यूटन ने। व्हाट इज दिस एम सर? एम इज मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। व्हाट इज दिस ए? दिस इज मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन एंड यू नो एक्सेलरेशन, हमने देख लिया उस चीज़ को। व्हाट इज दिस फोर्स सर? दिस फोर्स इज एफ, दिस इज फोर्स। व्हाट इज यूनिट ऑफ दिस फोर्स सर? इट्स न्यूटन सर। व्हाट इज दिस मास? It's kilogram. We are talking about SI unit, right? What is this acceleration? This is meter per second square. I hope you are getting it. Okay friends, then let's move further. Now what I'm saying, एक ऑब्जेक्ट जब दूसरे ऑब्जेक्ट को स्ट्राइक करेगा तो जो भी इफेक्ट होगा वो डिपेंड होगा दोनों चीज़ों के मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एज वेल एज वेलोसिटी ऑफ इट विथ विच इट स्ट्राइक। चलिए दोस्तों मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ वो समझाता हूँ, मगर इसी चीज़ को न्यूटन ने मोमेंटम कहा था, ठीक है। मोमेंटम को मैं लोगों ने हमेशा गलत समझा है, कुछ हद तक मैं भी समझता था। देख लो अब ये दोनों का मास तो एक ही है, कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। अगर ये वाला इसको स्ट्राइक करता है, ठीक है, तो ये इसके वेलोसिटीज मतलब जिस स्पीड से यहाँ पे आ रहा है एज वेल एज इसकी जो मास होगी दोनों पे डिपेंड होगा, ये न्यूटन ने कहा था। और इसी चीज़ को न्यूटन ने क्या कहा था कि मास पे भी डिपेंड होगा और उसकी वेलोसिटी पे भी डिपेंड होगा, ठीक है। तो मास और वेलोसिटी जब दोनों पे डिपेंड होगा तो इनका प्रोडक्ट होकर जो चीज़ आपको मिलेगा सर, उसी को न्यूटन ने मोमेंटम कहा था। मोमेंटम को न्यूटन सर ने ना एक पी लेटर से रिप्रेजेंट किया था। मास को हम लोग एज यूजुअल एम से करते हैं एंड वेलोसिटी को हम लोग वी से करते हैं। तो अब देखिए मास और वेलोसिटी, तो मास के जी, दिस मल्टीप्लाइड सो डॉट एंड दिस इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका यूनिट आप सिंपल भाषा में लिख सकते हो के जी मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। तो ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम इज के जी मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। तो मैं आपको सब कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए दोस्तों फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ लॉ करके लिखा है, लेकिन ऐसा कुछ लॉ तो है नहीं, बस आप समझ लीजिए द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। चलिए इसको लॉ भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये न्यूटन सेकेंड लॉ तो नहीं है, ठीक है। ये मैं क्लियर कर देता हूँ। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एट द चेंज ऑफ द मोमेंटम ऑकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। क्या कह रहा है ये? बहुत ही अच्छा कह रहा है कुछ कि जो चेंज इन मोमेंटम होता है ना वो प्रोपोर्शनल होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, मतलब जो भी फोर्स होगा ना उससे ही रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। क्या आपको कह रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ये प्रोपोर्शनल होगा किससे? चलिए ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा तो इसी तरीके से समझ लेते हैं सबसे पहले। चलो अब समझते हैं, ठीक है। द इनिशियल मोमेंटम, मुझे पता था कि इसको समझा करके बहुत लोगों को क्लियर नहीं होगा, तो मैंने ये सब अच्छे से लिखा है। द इनिशियल मोमेंटम एट ऑब्जेक्ट इज, इनिशियल आपको पता है मोमेंटम का फॉर्मूला मास इंटू वेलोसिटी। यहाँ पे देख लीजिए आप, मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। मोमेंटम का जो फॉर्मूला है वो है मास इंटू वेलोसिटी। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस मास इंटू वेलोसिटी आप इजीली देख सकते हो कि इनिशियल जब मोमेंटम की बात होगी तो इनिशियल मोमेंटम में हम बोल सकते हैं कि उसकी जो वेलोसिटी होगी भी इनिशियल होगी, तो मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी। तो और फाइनल वाले के लिए क्या हो जाएगा? ये है द फाइनल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट इज मास इंटू फाइनल वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कुछ ऐसे हो जाएगा कि चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। तो चेंज इन मोमेंटम कैसे हुआ? ये फाइनल माइनस इनिशियल, मैंने आपको पिछले लेक्चर में करना सिखाया था, राइट, कि ये फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम। देखो यहाँ से एम एम कॉमन निकाल लिया तो वी माइनस यू हो गया। वी माइनस यू क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी है ये अपॉन टाइम, तो इसको ये एक्सेलरेशन कहते हैं ना हम लोग। तो एम इसको ए बोलेंगे और इसको टी बोलेंगे।
तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन अपॉन टाइम ऐसे भी कर सकते हो आप। तो यह समझो कि ये m और ये a क्यों हो गया, ठीक है, ma अपॉन टी क्यों हो गया, आपको समझ में आ ही गया होगा कि वो चेंज इन वेलोसिटी के कारण हुआ है। तो अब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है सर? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। तो हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या निकाला था? मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। मैंने स्टार्टिंग में ही लिखा था ना नीचे व्हाइट बोर्ड पे, मैंने बोला ये आपको डायरेक्टली नहीं समझेगा तो इतना प्लॉट किया है मैंने, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं एफ, ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे हम, तो लिख सकते हैं कांस्टेंट m इंटू ए, ठीक है। इस कांस्टेंट की वैल्यू को हम 1 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मैंने पहले ही कहा था न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? फोर्स इज इक्वल टू मास। चलिए, तो ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स क्या था? न्यूटन, ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स क्या है? न्यूटन। अगर आप पूरा न्यूटन लिखते हो तो आप n छोटा लिखोगे, और अगर आप खाली n लिखना चाहते हो तो आप n कैपिटल लिखोगे। सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स इज डाइन। तो दोस्तों यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी कुछ समझ में आया होगा। नाउ लेट्स डिस्कस न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। मुझे पता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन इसे भी खत्म ही कर देते हैं, ये थोड़ा सा ही रह गया ना, ठीक है। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? एवरी एक्शन फोर्स हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स विच एक्ट साइमल्टेनियसली। क्या कह रहे हो सर? देखो, फोर्स ना कभी भी अकेला एक्ट नहीं करता है, सिंपल सी बात को समझो। फोर्स कभी भी अकेला एक्ट नहीं करता, उसके साथ हमेशा एक रिएक्शन फोर्स होता है। उसके साथ हमेशा क्या होता है? एक रिएक्शन फोर्स होता है दोस्तों, एक रिएक्शन फोर्स होता है जो साइमल्टेनियसली एक्ट करता है, ठीक है। जैसे अगर मैं ये मार्कर और मार्कर को टकराऊंगा, तो दोनों मार्कर जब टकराएंगे ना, तो ये मार्कर जितना इस पर फोर्स अप्लाई कर रहा है, ये भी उस पर उतना ही कर रहा होगा, बस वो अपोजिट होगा। इक्वल तो होगा ही, लेकिन वो कैसा होगा? अपोजिट होगा। आई होप यू आर गेटिंग इट, या आई नो यू आर गेटिंग इट, ओके। तो देखो, अब मैंने कुछ कंक्लूजन लिखा है यहाँ पे। एक्शन एंड रिएक्शन आर द टर्म्स दैट रिप्रेजेंट फोर्स। यहाँ पे एक्शन और रिएक्शन दोनों ही क्या है? ये वाला एक्शन और ये वाला रिएक्शन, देखो ये वाला एक्शन सॉरी एंड ये वाला रिएक्शन, दोनों ही फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। फोर्स एक्ट इन पेयर, वन फोर्स कैन नॉट एक्ट अलोन। फोर्स हमेशा पेयर में एक्ट करते हैं, एक फोर्स अकेला कभी एक्ट नहीं कर सकता। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स एक्ट साइमल्टेनियसली। जो एक्शन और रिएक्शन फोर्स होता है वो हमेशा साइमल्टेनियसली एक्ट करेगा, मैंने बोला था अकेले नहीं करेगा। दोनों का मतलब लगभग सबका एक ही है, बस हमें थोड़ा सा कंक्लूजन है तो हम अलग अलग पॉइंट में लिखते हैं, क्योंकि हमें 4 से 5 मार्क्स चाहिए होता है ना, ओके। तो एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट सो दे कैनॉट बी कैंसल ईच अदर। कुछ लोग कहते हैं ना कि देखो ना सर, आप कुछ ऐसा बोल रहे हो कि एक फोर्स एफ है तो उस पर एक माइनस फोर्स होगा, तो इसको कैंसिल कर देते हैं, पॉजिटिव निगेटिव कैंसल। अरे बेटा, इस चीज़ को समझ कि ये भाई अंडा है और ये एक अंडा है, ये वाले ने इस पे एक्ट किया और ये वाले ने इस पे एक्ट किया। अगर इसी पे अगर पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होता तब तो कैंसिल करता ना बेटा, दोनों अलग अलग है ना, समझ में आया? सो दैट इज द रीजन दे कैनॉट कैंसिल ईच अदर। सो आई होप यू गेट एवरीथिंग। मैंने 3 चीज़ें समझाया तुम्हें। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो इनर्शिया से रिलेटेड है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो कि रिलेटेड है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मोमेंटम की बातें होती हैं यहाँ पे, एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो एक्शन एंड रिएक्शन की बातें करता है। तो आई होप तुम लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा। ये एक 9th का लेक्चर था। आई थिंक कि मैंने स्टार्टिंग में 10th वाला बोल दिया होगा, बट नॉट टू वरी, दिस इज अ लेक्चर ऑफ 9th स्टैंडर्ड। हमने ऑलमोस्ट जितने भी पार्ट कवर कर लिया। अब हमारा एक टॉपिक और बच गया है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। उस चीज़ को हम लोग देखेंगे और इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे और अगले चैप्टर पे जाएंगे। तो दोस्तों, आपने मुझे इतना समय दिया, धन्यवाद। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी होगी, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। आप लोगों को पढ़ा करके मुझे तो बहुत मज़ा आया होगा, आया है, होगा नहीं, मुझे तो बहुत मज़ा आया है। एंड आई होप कि आपको भी मेरी बातों से बहुत मज़ा आया होगा और आपको कुछ सीखने को भी मिला होगा। सो थैंक यू दोस्तों, टेक केयर।